Good evening, guys. Today we are going to study our chapter 3rd of NCERT of Economics class 10th. So firstly we have to understand what is barter system. Barter system इस तरह का सिस्टम होता था जिसमें आप किसी को सामान देते थे कुछ और उसके बदले में सामान लेते थे, मतलब पैसे का कोई उपयोग उसमें नहीं था। तो हम पढ़ते हैं रेफर्स टू द सिस्टम इन विच, वो सिस्टम जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज, बदले जाते हैं किसके साथ, गुड्स और सर्विसेज के साथ। मनी उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करती थी बार्टर सिस्टम में। इसकी अपनी कुछ समस्याएं थी बार्टर सिस्टम की, जैसे मेज़र ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ मेज़र ऑफ वैल्यू। हम सामने वाले की चीज़ की कीमत कैसे लगाएं, या फिर वो हमारी चीज़ की कीमत कैसे लगाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए आपके पास कोई बड़ी चीज़ है पर आपको छोटी चीज़ चाहिए और सामने वाले के पास वो छोटी चीज़ है। अब आप अपनी बड़ी चीज़ को डिविजिबल कैसे करें, क्योंकि प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास कोई एनिमल है और आपको शूज़ चाहिए। अब मनी तो है नहीं तो आप किसी को एनिमल ही दोगे, पर अब इतना बड़ा एनिमल और शूज़ थोड़े से चाहिए तो आप वो एनिमल काट के थोड़ी दोगे। तो ये एक समस्या थी इसमें, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। मेज़र ऑफ वैल्यू की एक समस्या होगी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की। अब आपको जो चाहिए पहले तो आपको वो व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसके पास वो चीज़ है, तभी तो आप एक्सचेंज कर पाओगे। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यही कि आपको जो चाहिए सामने वाले के पास वो है या नहीं है, ये भी एक समस्या थी। तो कुछ ये समस्याएं जो इस सिस्टम में थी, इनको दूर करने के लिए हम क्या लेकर आए, मनी। आइए देखते हैं मनी क्या होता है। मनी इज टर्म विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। मनी क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जो एक्सेप्ट की जाती है किस तौर पे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और जो काम करती है किसी चीज़ की वैल्यू को मेज़र करने का, उसको हम मनी कहते हैं। मनी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसने हमें फ़ायदा क्या क्या पहुंचाया। मनी हैज़ एलिमिनेटेड द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, वही कि हमें ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कि पहले बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी ना कि आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि जो आपको चाहिए वो किसके पास है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, दुकान पे जाइए, सिंपली पैसा दीजिए और ले लीजिए। तो मनी ने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम को हमारा सॉल्व किया। वैल्यूएशन ऑफ गुड हैज़ बिकम ईजियर, अब हमें चीज़ों की कीमत लगाना इसके ज़रिए आसान हो गया, हम चीज़ों की कीमत ईजीली लगा सकते थे। इट ऑफर्स इकोनॉमिक फ्रीडम टू पीपल, लोग आज़ाद हैं, अब उनके पास अगर पैसा है वो फ्री हैं, वो कुछ भी खरीद सकते हैं उस पैसे से। पहले बार्टर में तो प्रॉब्लम थी ना कि भाई आपके पास जो सामान है वो और आपको जो चाहिए वो ही खरीद सकते हैं और वैसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा, तो उसमें समस्या थी। इट इज़ ईजिली एक्सेप्टेबल एंड ईजी टू स्टोर, ये सबके द्वारा ईजिली एक्सेप्टेबल होती है और इसको आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, जैसे अपने घर में रख सकते हैं, पैसे को पर्स में रख सकते हैं। पर अगर आप बार्टर सिस्टम में देखें, आपके पास कोई चीज़ है, मान लो फल है, उसको कितने दिन स्टोर करके रखोगे, तो वहाँ ये भी समस्या थी, लैक ऑफ स्टोरेज। मनी ने उस समस्या को भी दूर किया। परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय मनी इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, मनी के ज़रिए हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं बहुत ही कम समय में। इट फैसिलिटेट्स मल्टीलेटरल ट्रेड, ये किस चीज़ में मदद करता है, मल्टीलेटरल ट्रेड में, जो आदान और प्रदान होता है जिसमें चीज़ों का। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, आज के दौर में मनी कैसी चल रही है, पेपर है, सिक्के हैं। डिमांड डिपॉजिट वो पैसा होता है जो बैंक में आप जमा करते हैं और किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। और मनी इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज, अब मनी क्यों मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ की जाती है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा लीगल टेंडर्ड है कि सरकार कहती है कि भाई आप इस चीज़ को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू यूज़ करो। अब जैसे 9 नवंबर को जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं है, उस दिन के बाद 500 और जो 1000 के नोट थे वो लीगल टेंडर नहीं थे, तो मतलब वो अब एक्सेप्टेबल भी नहीं थे देश में मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, क्योंकि देश की गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। तो वही बी पॉइंट यही कह रहा है, गवर्नमेंट लीगली स्पेसिफाइड द यूज़ ऑफ मनी, गवर्नमेंट बताती है कि क्या मनी का यूज़ है और कैसे इसको करना है। वैल्यू ऑफ ईच गुड्स इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मॉनेटरी टर्म, आप किसी भी सामान की वैल्यू किसी भी चीज़ की किस चीज़ में मेज़र करेंगे, पैसे के टर्म में। फॉर एग्जांपल आपको एक बिस्कुट लेना है तो हम कहते हैं ना 5 रुपये वाला पार्ले जी दे दो, तो 5 रुपये दैट इज़ मॉनेटरी टर्म किसी भी चीज़ का।
See our further definition. What is demand deposit? Demand deposit are the deposits in the bank which can be withdrawn by issuing check at any time by the account holder. वो पैसा जो आप अपने अकाउंट से किसी भी वक्त निकाल सकते हैं एक विड्रॉल भर के या चेक के ज़रिए, उसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट. Let us see our further definition. What is check? A check is the paper instructing the bank to pay a specific amount from the person account to the person in whose name the check is issued. चेक एक तरह का पेपर होता है जिस पे ये लिखा होता है कि आपको इस पर्सन को इतना पैसा देना है. उस पे अकाउंट होल्डर के साइन भी होते हैं जो चेक इशू कर रहा है, डेट भी होती है और जिस डेट को आपने वो इशू किया है वो सब उस पे मेंशन होता है और आपका अकाउंट नंबर भी. मैं आपको एक चेक दिखाता हूँ, देखिए एग्जांपल के तौर पे. देखिए ये उस पर्सन का नाम है जिसको आपने चेक इशू किया है. ये वो अमाउंट जो आपने इशू किया है, यहाँ पे भी हम अमाउंट भरते हैं. जैसे यहाँ 1 लाख का था तो यहाँ भी 1 लाख ही लिखना है. जितना का भी आपने यहाँ लिखा है वही सेम अमाउंट यहाँ, इसमें गलत लिखा हुआ है पर यहाँ भी वही अमाउंट आएगा. ऊपर कॉर्नर में डेट होती है और इधर अकाउंट नंबर उसका जो चेक इशू कर रहा है. ये चेक का नंबर होता है 6 डिजिट का. ये बैंक वेरीफाई करता है कि ये चेक असली है नहीं. यहाँ पे साइन होते हैं उस पर्सन के जो चेक को इशू कर रहा है. और अगर आप चेक के ऊपर ये अकाउंट पे डाल देते हैं, इसका मतलब है कि बैंक को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि बैंक इस पर्सन के अकाउंट में पैसा डाले, इसको कैश ना दे. क्योंकि आपने अकाउंट पे लिख दिया तो अब वो पैसा इस पर्सन के बैंक अकाउंट में जाएगा, इसको बैंक से कैश नहीं मिल सकता अब. ठीक है. और ये वो बैंक जिस बैंक का आपका अकाउंट या आपका खाता है. लेट अस सी आवर फर्दर डेफिनेशन. लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक. अब बैंक लोन एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करते हैं. बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. बैंक पब्लिक से पैसा लेते हैं और उस पैसे को पब्लिक को क्या देते हैं, उस पर ब्याज देते हैं. पर वो बैंक पैसा क्या अपने पास रखते हैं? नहीं, वो पैसा बैंक जनता को वापस जिनको ज़रूरत है लोन के रूप में दे देते हैं. वो इंटरेस्ट रेट जो बैंक चार्ज करते हैं जनता से वो ज़्यादा होता है जितना वो जिसने बैंक में पैसा जमा किया था उसको देते हैं, उससे वो ज़्यादा होता है. अच्छा, अब बैंक सारा भी एकदम जितना बैंक में पैसा आया उतना ही नहीं बैंक लोन के रूप में दे देता है. इसीलिए आरबीआई ने, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उसने कुछ रेशो तय कर रखे हैं. जैसे SLR, LRR, CRR, ये कुछ रेशो हैं. ये हम आने वाले चैप्टरों में देखेंगे. तो इसमें वो बताते हैं कि आपको ये रेशो अपने पास रख लेने हैं टोटल डिपॉजिट का जो आपके पास आया. फिर उसके बाद जो पैसा बचता है वो आप लोन के रूप में जनता को दे दें. आगे देखते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ बैंक्स आर. बैंक मेनली 2 तरह के काम वो करते ही करते हैं. पहला, बैंक आपसे डिपॉजिट लेते हैं जो आप पैसा जमा कराते हैं बैंक में. दूसरा, बैंक को आप लोन दे सकते हैं, बैंक जनता को लोन देता है. तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन आर दी 2 फंक्शंस ऑफ बैंक्स. क्रेडिट. अब उधार क्या होता है? क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट. ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है. जब भी आप लोन लेने जाएंगे एक एग्रीमेंट बनेगा आपके और बैंक के बीच में. तो क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच, जिसमें द लैंडर सप्लाई द बोरोवर, जो लोन देने वाला होता है, बोरोवर जो लेने वाला होता है, विद मैनी गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी फॉर रिपेमेंट इन द फ्यूचर. जिस एग्रीमेंट में सारी शर्तें तय होती हैं कि आप किस बेस पे पैसा ले रहे हैं, आप पैसा लौटाएंगे कैसे, वो सारी शर्तें उस एग्रीमेंट में मेंशन होती हैं, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट. क्रेडिट का फ़ायदा क्या है? एडवांटेज ऑफ क्रेडिट. इट हेल्प्स द बोरोवर टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड फॉर प्रोडक्शन. जो पैसा एक प्रोड्यूसर को चाहिए अपना काम चलाने के लिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, वो उसको मिल जाता है. दूसरा, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर पीपल एम्प्लॉयड इन बैंक. अब ये उन लोगों के लिए भी रोज़गार का काम करता है जो लोग बैंक में काम कर रहे हैं. जैसे बैंक ने लोन दिया, आपने पैसा जमा कराया था बैंक में, बैंक ने किसी को लोन दे दिया, अब उस पर बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है उससे जो आपको दे रहा है. ठीक है, आपको मान लो 5% दे रहा है तो आगे जिसको लोन पे उसने पैसा दिया है उससे 15% लेता है या 10% लेता है. तो वो जो एक्स्ट्रा लेता है वो किस लिए? ताकि जो बैंक में काम कर रहे हैं लोग, उनका एम्प्लॉयमेंट चलता रहे, उनको सैलरी मिलती रहे. तो यानी बैंक के ज़रिए एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है. टाइप ऑफ क्रेडिट्स.
अब क्रेडिट्स कितने तरह के होते हैं ये देखते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ क्रेडिट, 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के बेस पे हम क्रेडिट लेते हैं, मतलब मेनली 3 कंडीशंस होती हैं क्रेडिट की। पहला इंटरेस्ट रेट, किस रेट पे आप बैंक से पैसा ले रहे हैं। मान लो आपने 100 रुपये लिए तो आपको कल को बैंक को कितने इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस चुकाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। कोलेटरल, कोलेटरल का मतलब होता है आप बैंक से जो लोन ले रहे हैं उसके बदले बैंक के पास गिरवी क्या रख रहे हैं, मतलब सिक्योरिटी, कोई संपत्ति या कुछ भी आप गिरवी क्या रख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कोलेटरल। और मोड ऑफ रीपेमेंट, आप बैंक से लोन लेने के बाद कल को बैंक का लोन चुकाओगे कैसे, उसको बोलते हैं मोड ऑफ रीपेमेंट। इसके अंदर पढ़ते हैं इट स्पेसिफाई हाउ, ये बताता है कि हाउ द बोरोवर विल रीपे द क्रेडिट, कैसे जो उधार लिया है जिसने वो पैसे को वापस करेगा, या कैश के जरिए या चेक के ज़रिए। हमने ये तो पढ़ लिया क्रेडिट क्या होता है। अब ये देखते हैं कि क्रेडिट मिलता किन तरीक़ों से है। तो 2 तरीक़ों से हम क्रेडिट ले सकते हैं, मतलब 2 ज़रियों से हम क्रेडिट ले सकते हैं। पहला फॉर्मल क्रेडिट, दूसरा इनफॉर्मल क्रेडिट। फॉर्मल क्रेडिट वो होते हैं जो बैंक या जो भी आपको लोन दे रहा है वो किस हिसाब से लोन दे रहा है या किसके अंडर काम करता है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है, अंतर्गत काम करता है, और आप उसके तहत लोन ले रहे हैं। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, ये सब क्या है, रिज़र्व बैंक की गाइडलाइंस पे चलते हैं, इसलिए ये फॉर्मल क्रेडिट है। फॉर्मल क्रेडिट में मेनली समझ के रखिएगा रूल्स और रेगुलेशन फॉलो होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन वहाँ नहीं हो सकता। अच्छा, इनफॉर्मल क्रेडिट क्या होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं होते। आपने जैसे अपने रिश्तेदार से पैसा ले लिया, अपने दोस्त से पैसा ले लिया, गांव में से किसी से पैसा ले लिया, तो ये सब इनफॉर्मल क्रेडिट है जहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते। अच्छा, फॉर्मल में इंटरेस्ट रेट कम होता है, ब्याज दर कम होती है, और इनफॉर्मल में ब्याज दर ज़्यादा होती है। फॉर्मल में रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं जो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, इनफॉर्मल में ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। डेब्ट ट्रैप, ये फॉर्मल में डेब्ट ट्रैप क्या, अब आप डेब्ट ट्रैप समझिए क्या होता है। डेब्ट ट्रैप होता है जैसे मान लो आपने किसी से लोन लिया पर कल को आप लोन नहीं चुका पा रहे, तो अब आपको पुराना लोन चुकाने के लिए आपने एक और लोन ले लिया, समझ रहे हैं, तो आप लोन के चक्रव्यूह में फंस गए हैं, क्योंकि आप अपना पुराना लोन चुकाने के लिए फिर से लोन ले रहे हैं। जैसे इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी IMF से, वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, फिर जब वो उसका इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट नहीं चुका पाती, वो फिर उसको चुकाने के लिए लोन लेती है, उसको बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। तो फॉर्मल सेक्टर में ये कम होता है क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होता है, इनफॉर्मल में ये ज़्यादा होता है। मनी लैंडर्स हो गए, ये सब पैसा बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, जिसके ज़रिए आप डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। अच्छा, फॉर्मल में आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, अगर आपने बैंक से लोन लेना है तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। इनफॉर्मल में जनरली गिरवी ना भी रख के लोन मिल जाता है। जैसे मान लो आपने अपने गांव में किसी ज़मींदार से लोन लिया, तो आपने लोन ले लिया, अब ज़मींदार ने आपको हाई इंटरेस्ट पे दिया पर आपसे कोई कोलेटरल नहीं रखवाया, समझ रहे हैं। तो इनफॉर्मल में लोन जल्दी मिल जाता है क्योंकि वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, कोई प्रोसेस नहीं फॉलो करना होता है, कोलेटरल नहीं करनी होती है, इसलिए वहाँ आपको लोन जल्दी मिल जाता है। अच्छा, अब देखते हैं एग्जांपल, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक से आप लोन लेते हैं, और यहाँ पे आप किससे लेते हैं इनफॉर्मल में, मनी लेंडर और व्यापारियों से। प्रोवाइड लोन ओनली फॉर प्रोडक्शन पर्पज़, आपको कुछ नया शुरू करना है उसके लिए सिर्फ आपको इसमें लोन मिलता है फॉर्मल सेक्टर में, और इनफॉर्मल सेक्टर में आपको प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव दोनों के लिए लोन मिल सकता है। आइए एक डाटा देखते हैं जिसमें ये बताया गया है कि लोग किससे प्रीफेयर करते हैं। तो ये जो डॉट्स है ये है इनफॉर्मल सेक्टर, और ये जो लाइनिंग है ये है फॉर्मल सेक्टर। तो देखिए, पुअर हाउस होल्ड, जो गरीब लोग होते हैं वो कहाँ से लोन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, इनफॉर्मल से 85%, और फॉर्मल से सिर्फ 15%। जो हाउस होल्ड जिनके पास थोड़ी बहुत संपत्तियाँ होती हैं वो 53% किससे लेना पसंद करते हैं, आपका इनफॉर्मल सेक्टर से, और 47% किससे लेना पड़ते हैं, फॉर्मल सेक्टर से, जिनके पास थोड़ी संपत्ति होती है। जो अच्छे हैं, अमीर लोग हैं, वो कहाँ से लोन लेना पसंद करते हैं, 72% फॉर्मल सेक्टर से और 28% इनफॉर्मल से, क्योंकि उनके पास सारे कागज़ पूरे होते हैं जो बैंक को चाहिए, कोलेटरल रखने के लिए होता है, इसलिए वो इजीली रख लेते हैं और अपना लोन वहाँ से सैंक्शंस करा लेते हैं। अब जो अमीर हैं, बड़े घराने हैं, जैसे अंबानी, मुकेश अंबानी हो गए, या कोई भी और बड़ी संस्था, वो कहाँ से अधिकतर लोन लेना पसंद करती है,
फॉर्मल सेक्टर से। क्यों? क्योंकि उनको एक पूरा सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, और 10% ही ऐसे हैं जो इनफॉर्मल से लेते हैं, अमीर घराने। आइए चलिए हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। वाई पीपल्स इन जो लोग गांव में रहते हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज से पैसा लेना क्यों प्रीफेयर करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, गांव के लोगों के पास अधिकतर कागज़ पूरे नहीं होते, और बैंक में फॉर्मल सेक्टर में एक प्रॉपर कागज़, प्रॉपर सिक्योरिटी, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन करने होते हैं। अब रूरल एरिया में रहने वाले अधिकतर लोग इंडिया में क्या करते हैं, ये एक तरह का बहुत हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। तो हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं इसके अंदर, बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया वेयर एज इनफॉर्मल सेक्टर आर इजीली अवेलेबल इन विलेज। हमें पता है भारत के हर गाँव में तो हर बैंक है नहीं, अब वो लोग कहाँ से लोन लें? तो वो जो गांव में थोड़े बहुत बड़े ज़मींदार हैं उनसे लोन लेना प्रीफेयर करते हैं, क्योंकि वो जाए कहाँ जब बैंक ही नहीं है गांव में। इसीलिए वो किसको प्रीफेयर करते हैं? जो गांव में ज़मींदार है या थोड़ा अमीर व्यक्ति है उससे लोन लेना। दूसरा पॉइंट, गेटिंग लोन फ्रॉम बैंक रिक्वायर कोलेटरल। अगर बैंक से लोन लेना है पुअर हाउस होल्ड को तो उसको क्या देना पड़ेगा? सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। पर बहुत से गरीब लोग ऐसे होते हैं रूरल एरिया में जिनके पास ज़मीन या सिक्योरिटी रखने को नहीं होती और लोन उन्हें चाहिए ही होता है, तो इसीलिए वो मनी लैंडर्स या इन सब को प्रीफेयर करते हैं। और यही वो पॉइंट होता है जहाँ वो मेनली ट्रैप्ड में फंस जाते हैं। अच्छा, अब हम अपने पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट इसी में ही, फॉर्मल लेंडर प्रोवाइड लोन्स टू द पुअर पीपल विदाउट एनी कोलेटरल। इनफॉर्मल लेंडर बिना किसी कोलेटरल के लोन दे देते हैं। हमें पता है गांव में किसी ज़मींदार से लोन लेना है तो वो ये नहीं है कि पहले आपसे संपत्ति रखवाएगा, वो आपको 1% ऐसे ही भी दे देगा, बस आपसे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेगा। अच्छा, फॉर्मल सोर्सेज पढ़ते हैं कौन कौन से होते हैं। फॉर्मल सोर्सेज प्रोवाइड लोन्स ओनली फॉर प्रोडक्टिव पर्पज। रिमेंबर, सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पज के लिए देता है, बट द इनफॉर्मल सेक्टर दोनों के लिए देता है, प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव। देखिए, अब इसको एक समझिए, जैसे मान लो आपने अपनी बेटी की शादी करनी है और आप गांव में रह रहे हैं, तो आप ज़मींदार के पास जाते हैं कि बेटी की शादी करनी है और वो आपको पैसे दे देता है, दैट इज़ नॉन प्रोडक्टिव, क्योंकि इससे कुछ जनरेट नहीं होगा। और प्रोडक्टिव सोर्स होते हैं, आप गए मनी लैंडर के पास कि मुझको बिज़नेस शुरू करना है, तो वो आपको पैसे दे रहा, दैट इज़ प्रोडक्टिव, क्योंकि आप कल को उस पैसे से, उस बिज़नेस से पैसा कमाएंगे, सो दैट इज़ प्रोडक्टिव सोर्स। हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, ड्यू टू वेरी हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ इनफॉर्मल क्रेडिट रिसोर्सेज। इनफॉर्मल में हमें पता है ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है, क्योंकि आपसे सिक्योरिटी भी नहीं रखवा रहा वो, तो पैसे तो ज़्यादा लेगा ही, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है ना भाई। पीपल हैव ट्राइड न्यू वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन टू द पुअर। लोगों ने नए रास्ते ढूंढ लिए हैं कि पुअर लोगों को कैसे लोन प्रोवाइड कराना है, इसीलिए वो क्या करते हैं, SHG, स्मॉल हाउस होल्ड ग्रुप्स बोलते हैं इनको। इसको हम पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं। देखिए, जो मेनली सैज होते हैं ना, जैसे मान लो एक विलेज में 10 या 15 लोग हैं, तो उन्होंने अपना मिल के एक ग्रुप बना लिया, इसको बोलते हैं स्मॉल हाउस होल्ड ग्रुप, या समझ रहे हैं। अब मान लो उन 15 मेंबर में से अगर किसी को ज़रूरत है तो वो भाई वहाँ उन में से लोन ले ले, और वहाँ पे क्या होता है, मेनली ब्याज बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ ब्याज कम होता है क्योंकि वो 15 मेंबर मिल के अपने लिए ग्रुप चला रहे हैं ना, वहाँ पे एक्सटर्नल इंटरफेरेंस तो उसमें नहीं है। तो इसीलिए SHG ग्रुप्स आज के दौर में इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आइए एक डाटा देखते हैं जिसमें हमें ये पता चलेगा कि अगर एक गांव को, एक विलेजर को, एक गांव में रहने वाले को 1000 रुपये लेने हैं तो वो कहाँ कहाँ से प्रीफेयर करता है। तो 33% तो वो मनी लेंडर से प्रीफेयर करता है, रिलेटिव और फ्रेंड से वो 8% लेना पसंद करता है, अदर, ये 2012 का डाटा है सरकार का पूरा, अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज से वो 12% लेना पसंद करता है, गवर्नमेंट से 1%। क्यों? क्योंकि वही फिर उसको कोलेटरल रखना पड़ेगा और आपका पूरा एक रूल्स एंड उसको फॉलो करना पड़ेगा प्रोसीजर। कोऑपरेटिव सोसाइटी से वो 25% लेना पसंद करता है, यानी 250 रुपये, और कमर्शियल बैंक से भी वो 25% लेना पड़ता है। कमर्शियल बैंक, देखिए 2 तरह के बैंक होते हैं, एक होता है कमर्शियल बैंक, एक होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक सरकार के द्वारा ही चलाया जाता है पर वो जनता से डील नहीं करता। कमर्शियल बैंक सरकार के द्वारा ही चलाए जाते हैं अंडर RBI गाइडलाइंस, पर वो जनता से डायरेक्ट डील करते हैं। तो कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच में ये फ़र्क होता है। और अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज से 5%। तो मेनली क्या देखा हमने, मनी लेंडर इज़ द मेन एजेंट हु प्रोवाइड्स लोन इन द रूरल सेक्टर ऑफ द इंडिया। नाउ लेट अस सी सम वन वर्ड्स क्वेश्चन। सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाज
फॉर्म्ड इन 1935 एंड नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब उसको सरकारी कब किया गया? 1949 में। इसका हेडक्वार्टर इस वक्त मुंबई में है। अब एक जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 रुपये के नोट पे कौन साइन करता है? तो 1 रुपये के नोट पे जो होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी इंडिया का साइन करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी किसके द्वारा इशू होता है? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। आइए अब हम अपना फर्दर देखें। हमारे देश के सेंट्रल बैंक हमें पता है आरबीआई है। इस वक्त आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये 25th गवर्नर है आरबीआई के। ये भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपने माइंड में रखिएगा। 1 रुपये वाला ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये अपने माइंड में रखिएगा कि सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइन होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। तो इस चैप्टर में तो गाइज इतना ही था। हम आने वाले आगे 4th चैप्टर में देखेंगे कि हम क्या नया पढ़ते हैं। तो मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप ये नोट्स भी बना सकते हैं, बस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने नोट्स को नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपका कोई क्वेरी है या कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।